आपने हाल फिलहाल में सुना होगा तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहां के प्रसाद में भोग में आपको एनिमल फैट मिला है। ठीक है, ये हमारे लिए कंसर्न का इशू है कि जहाँ पे इतनी श्रद्धा है वहां पे ऐसी चीजें कैसे हो रही हैं। सेकंड, हम आज जानेंगे कोलिजियम सिस्टम के बारे में जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करता है। थर्ड, हम देखेंगे क्वाड क्वाड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी कंट्रियों से मिलकर बना है, हमारा उसमें क्या इंटरेस्ट है और कैसे वो जियोपॉलिटिकली अपना रोल प्ले करता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। आज हम स्टार्ट करेंगे 23 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। हम कुछ आज प्रीलिम्स फैक्ट की न्यूज़ देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शन दिए हैं। 2024 में 51 सिलेक्शन हुए थे हमारी एकेडमी से। 2023 में 24 सिलेक्शन थे, जो अनिल कुमार जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी 23 में, वो हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारी एकेडमी ने न्यू बैच लॉन्च कर दिए हैं, जैसे कि आप अभिमन्यु बैच देखेंगे, इसमें आपको पूरी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू में, यानी फुल फ्लेज्ड आपको तैयारी करवाई जाएगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप यहाँ पे ऑफलाइन आके भी कोचिंग ले सकते हैं और आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन मोड में अपनी कोचिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नंबर अवेलेबल करवाया गया है, आप यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी एकेडमी का ऐप है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी करके, आप उसको इंस्टॉल करके वहां पे भी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। पहला हमारी न्यूज आई है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो जाती है। इसमें क्या है कि क्वाड मीट्स लॉन्च मैरीटाइम एंड हेल्थ इनिशिएटिव। कैसे क्वाड मैरीटाइम, यानी आपके जो सी रिलेटेड जितने भी न्यूज होती है उसके रिलेटेड मिला है, और दूसरा हेल्थ सेक्टर में है ना। तो मैरीटाइम के बारे में जानेंगे और हेल्थ इनिशिएटिव में क्या क्या क्वाड के मेजर्स रहे हैं अभी रिसेंटली। सेकंड न्यूज हो जाती है हमारी प्रीलिम्स फैक्ट है। इसमें क्या है कि आपका यूपी है, राजस्थान, एमपी है, वो टॉप किया है किसने? एट्रोसिटी ऑफ दलित रिपोर्ट। दलित की जो रिपोर्ट आई उसकी एट्रोसिटी में सबसे फर्स्ट कौन है? यूपी। आपके ऐसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, अदरवाइज आप इसको है ना सोशल इशू का जो टॉपिक होता है जीएस2, वहां पे इसको मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, फिर अपना इंडिया इकोनॉमी का जीएस3 से रिलेटेड हो जाता है। इसमें आपके जीडीपी के बारे में है। जीडीपी के बारे में क्या, हमारा बेस ईयर एट प्रेजेंट 2011-12 है, लेकिन इसमें क्या बात की है, हम हमारे बेस ईयर को 2021 करें, है ना, जो एनएसओ लेता है। उसके अलावा हमारी इंडियन पॉलिटी से नेक्स्ट न्यूज, इसमें क्या है आपका जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। ठीक है, आपके जो जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? कोलिजियम करता है। किस एक्ट, किस कानून के तहत, मतलब सॉरी, किस उसके तहत करता है? केस थर्ड जजमेंट केस हुआ था आपका, जिसमें कोलिजियम में बोला था 4 आपके जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा आपका। ये 5 लोग नाम को रिकमेंड करेंगे, जो किसके पास जाएगा? आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसके बाद में जज बना दिया जाएगा, है ना। ये प्रोसेस है, बट इसमें ना थोड़ा सा आपका क्या हो रहा है, कैसे उनकी जो रिकमेंडेशन है वो मानी नहीं जा रही। हमने 3 दिन से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इस पे अगेन आर्टिकल आया है, हम इसको ब्रीफली देख लेंगे आज। तिरुपति बालाजी टेम्पल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे रिसेंटली प्रसाद में जो एनिमल्स के ऑयल मिला है, ठीक है, फैट मिला है, तो उससे हमारा कंसर्न का इशू हो जाता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये किस डायनेस्टी के अंदर बना है, कहाँ लोकेटेड है, किस भगवान को ये रिप्रेजेंट करता है और कौन सा इसका आर्किटेक्ट है, मतलब ठीक है, वो देखेंगे। फिर हमारा एडिटोरियल है आपका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे इंडिया को अपनी सिक्योरिटी ज्यादा करने की जरूरत है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे ना, कैसे इंडिया अपना रोल प्ले करता है। अभी देखो हमारी फर्स्ट न्यूज हो जाती है, इसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल उसमें रिलेशनशिप में। इसमें बोला है कि क्वाड कंट्रीज गैदर्ड फॉर देयर 6th समिट टू एनहांस कोलैबोरेशन ऑन सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स। तो अभी रिसेंटली 6th समिट हुई है, ठीक है, उस 6th समिट में आपकी किस किस के बारे में बात हुई है? सिक्योरिटी के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपके एजुकेशन इनिशिएटिव के बारे में बात हुई है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, द मीटिंग ऑल्सो एम टू टैकल, कैसे आपका रीजनल जो चैलेंजेस है, आपके मैरीटाइम एग्रेशन है, इंडो पैसिफिक एंड ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन। देखो आपके मैरीटाइम इशू में कौन कौन सा रीजन आता है? आपका इंडियन ओशन रीजन आता है, आईओआर आता है। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन कौन सा आता है? आपका इंडिया है, नीचे का जो इंडियन ओशन का रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। तो वो जो रीजन है इंडिया ओशन का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ वहां पे कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना सकते हैं, कैसे आप अपना वहां पे दबदबा बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका वहां पे दबदबा होगा तो तभी आप पूरे ट्रेड को या पूरे एरियाज को कंट्रोल कर सकते हैं ना, बहुत एक कोर एरिया हो जाता है। ऐसे आपका पैसिफिक रीजन हो जाता है। तो इंडो पैसिफिक जितना भी आपका ट्रेड रूट है सी के दौरान, तो उसको मैनेज, उसके जो एग्रेशन है उसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं। एग्रेशन कैसे हो सकता है मेरे टाइम में?
आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो आपका दिजी बाउती है उसके एरिया में आसपास बहुत सारे लुटेरे हैं जो शिप सामान लेके जाते हैं उसको लूट लेते हैं, या एक दूसरे में लड़ाई होती है, जैसे ओमान है आपका, है ना, तो येमेन है, वहां पे अगर उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है तो वो शिप पे अटैक कर रहे हैं, या फॉरेन कोई शिप जा रहे हैं तो उस पे अटैक करके उसका सामान ले रहे हैं। तो ये भी एक है ना एग्रेशन है मेरे टाइम, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपकी सबमरीन्स होती हैं वो किसी दूसरी टेरिटरी में चली जा रही है, तो सब आपका जो सी एरिया का कंसर्न है वो इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसकी आपकी मीटिंग हुई, ठीक है, ये आपकी अभी रिसेंटली 6th मीटिंग हुई है। अभी देखो क्वाड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसका प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा इसमें कि आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, कितनी कंट्री है, 4 कंट्री है, कौन कौन सी आपकी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसका रीजन क्या था, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड, ठीक है। आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स पे डील करेंगे इसलिए इसको क्वाड बोल रहे हैं। इसका रीजन क्या था बनने का, इसको एंश्योर करना था फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लो इन द इंडो पैसिफिक। इसका एम क्या था कि फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल आपके क्या करे, ऑर्डर को मैनेज करके करे, कहाँ पे, आपका जो मैरीटाइम रीजन है इंडो पैसिफिक के अंदर, यानी पूरा जो सी रूट है वहां पे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, मैरीटाइम सिक्योरिटी को मैनेज करना, ठीक है। कोविड 19 के टाइम जो क्राइसिस हुआ था उसमें वैक्सीन की डिप्लोमेसी, देखो आपने देखा हो कोविड 19 में बहुत ज्यादा वैक्सीन की शॉर्टेज थी, एकदम वैक्सीन बन भी नहीं रही थी, है ना। जो जिन कंट्रीज ने बनाई तो उनका क्या मोटिव था कि हम वैक्सीन को एक दूसरे से ट्रांसफर करें जल्दी से जल्दी ना, ताकि हम कोविड फ्री बना सके, ठीक है, मतलब कोविड को कम कर सके बेसिकली। एड्रेस क्या करते हैं, रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज का आपका अभी बहुत बड़ा कंसर्न है उसको एड्रेस करने इसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, आपके जो इकोसिस्टम है इन्वेस्टमेंट का उसको क्रिएट करना, आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट करना। क्वाड समिट के इनिशिएट क्या क्या है इसने अभी रिसेंटली, ये देखो ये आपके क्वाड समिट के न्यू इनिशिएट्स हैं। इसमें क्या है कि न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज करनी है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्व मिशन इन 2025 एम है टू इनहेंस आपका इंट्रोपरेबिलिटी एंड मैरीटाइम सेफ्टी अमंग मेंबर नेशंस। तो न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आपस में मिलके। उसके अलावा क्या है, मैत्री, मैत्री किस चीज से रिलेटेड है, आपका मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में आपके ट्रेनिंग देने के पर्पज से है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आपका बूस्ट क्या करेंगे, डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट, जो भी कोई डिजास्टर उसमें तुरंत आपके क्या कर सकते हैं, एफर्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हमारा सर्विक्स कैंसर कॉम्बैक्ट है, जो आपका सर्विक्स कैंसर आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडिया में सेकंड मोस्ट जो कैंसर का नाम आता है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर है। तो उसको कैसे हम डील कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैक्सीन बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने बात की है, मैरीटाइम लीगल डायलॉग्स की बात की है, कंडमिनेशन ऑफ मैरीटाइम एग्रेशन, जो एग्रेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे साउथ चाइना सी में आप देखोगे कि चाइना वहां पे अपना दबदबा बनाता है, ठीक है, नीचे हमन टोटा पोर्ट ले लिया अपनी साइड, वहां पे भी अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। तो ये कैसे उसको हम उस एग्रेशन को रोके, उसको काउंटर करें, बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए, है ना। उसके बाद यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही है आपकी, अभी रिसेंटली आपने 2 साल ऑलमोस्ट हो गए होंगे, 1.5 साल के आसपास। तो आपने इसराइल और पैलेस्टीन की वहां पे गाजा स्ट्रिप पे जो अटैक हो रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। यूक्रेन और रशिया वॉर की बात होती है ना, क्वाड फेलोशिप एक्सपेंशन, कैसे क्वाड की फेलोशिप एक्सपेंशन हो सकती है आपकी एसटीईएम एजुकेशन में, है ना, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो ये सारे उसके इनिशिएटिव, आप एक बार इसको फिर से रीड आउट कर लो कि जैसे एक्सरसाइज करनी है आपको, मैरीटाइम इनिशिएटिव करना है, ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करनी है उस एरिया में, पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको काम करना है ना, और जो ग्लोबल लेवल पे चीजें हैं उनको डील करना है, जैसे सर्विक्स कैंसर हमने पढ़ा है ना। सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड की फॉर इंडिया के लिए, काउंटर करने के, काउंटरिंग चाइना, चाइना की जो इकोनॉमी है, जो चाइना अपना चारों तरफ से हमें कवर कर रहा है, जैसे सी पैक हो गया, चाइना क्या कर रहा है, सी पैक के थ्रू हमें कवर कर रहा है। दूसरा वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो गया चाइना का, है ना, हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, चाहबार पोर्ट हो गया, तो चाहबार नहीं सॉरी आपका गदर पोर्ट हो गया, ठीक है, हम्बन टोटा पोर्ट हो गया। म्यांमार में अपनी प्रेजेंस रख रहा है, सी पैक बना रहा है, वन बेल्ट रोड। तो इंडिया को पूरे चारों तरफ से ना चाइना कवर कर रहा है, तो चाइना जब चाइना कवर कर रहा है इंडिया को, तो इंडिया भी कोई इनिशिएट लेगा। तो इंडिया क्वाड किसके लिए ज्वाइन कर रखा है, काउंटर टू काउंटर चाइना, है ना। तो ये इसके लिए बोल रहा है। फिर टू फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें प्रॉपर फ्री एंड बिल्कुल बिना फेयर के, सॉरी बिना फियर के आप क्या कर सकते हो, वहां पे ट्रेड कर सकते हो, तो उसको ओपन रूट के लिए, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन दैट इज फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव एंड अनकंस्ट्रेन्ड बाय द कोरिजन, ठीक है।
उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया किस कैसे काम कर सकता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर सकता है कहाँ, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, नीड टू मेंटेन एंड सस्टेन। तो आपका जो इंडियन ओशियन रीजन है वहां पे इंडिया अपनी प्रेजेंस शो करके क्या कर सकता है, आपका जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर सकता है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा मल्टी पोलर वर्ल्ड एक इंक्रीज होगा, इंडिया हैज सपोर्टेड अ रूल बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड क्वाड कैन हेल्प इट टू अचीव इट्स एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ रीजनल सुपर पावर। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे आपका क्वाड है, ठीक है, क्वाड के साथ इंडिया मिलके क्या कर रहा है, एक सुपर पावर बन रहा है, जो अपना रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है अपने पास, जो इंडो पैसिफिक, जो अपना इंडियन ओशन रीजन है वो, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, एक सुपर पावर की तरह आ सकते हैं। वो कब आ सकते हैं, जब हम क्वाड में अच्छे से अपनी प्रेजेंस लगाएंगे, आपके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलके उसको हम इनहेंस करेंगे, वहां पे हम एक सुपर पावर का रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये सारा इस आर्टिकल से डील था। पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी इन्होंने शो कर रखी कि कैसे चाइना ने अपनी प्रेजेंस वहां पे अपनी ओवर डिपेंडेंसी बना ली थी, लेकिन कैसे फिर इंडिया उसको काउंटर करने के लिए क्वाड के साथ मीट करता है। तो ये क्वाड के कुछ इनिशिएटिव थे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ आपका 2022 में, तो आपके लिए क्वाड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन का इशू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीलिम्स फैक्ट में। देखो इसमें क्या है कि आपकी रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें क्या बोला है, कंसेंट्रेशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया पर्टिकुलरली इन 13 स्टेट। जो आपके 13 स्टेट है उसमें जो आपकी एट्रोसिटी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रति, वो बढ़ती जा रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन से शेड्यूल आपके इसकी शेड्यूल में मेंशन है, पहली चीज। सेकंड, इनके लिए आपके कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश की गई है, आप मुझे बताओ पहले। किस अमेंडमेंट के तहत हमने ना एसटी के लिए अलग और एससी के लिए अलग बनाई थी ना। देखो इसमें क्या है, डिक्लाइन कन्वेक्शन रेट एंड एम्फेसाइज द अर्जेंट नीड टू टारगेट इंटरवेंशन टू द प्रोटेक्ट वनरेबल कम्युनिटी। इसका क्या है कि जो वनरेबल जो कम्युनिटी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत होती है। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट शो कर रही है कि ये कहीं ना कहीं एट्रोसिटी इंक्रीज हुई है, तो 3 स्टेट में सबसे ज्यादा इंक्रीज होने के लिए बोल रहे हैं, आपके यूपी, राजस्थान और एमपी। कुछ डेटा आपके नीचे प्रोवाइड, आप ये डेटा है ना मेंशन कर सकते हो सोशल इशू के उसमें। ठीक है, इसमें बोला कि 2023 में 97.7% ऑफ रिपोर्टेड एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट अकर्ड इन 13 स्टेट, यानी ओनली 13 स्टेट की मिला के टोटल आपकी 97.7% की आपकी एट्रोसिटी है। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे हाई स्कोरिंग किसकी है, आपकी उत्तर प्रदेश की, मतलब दैट इज नॉट अ गुड थिंग ना। आपकी सबसे ज्यादा किसने, उत्तर प्रदेश में है, कितने 23.78% है। उसके अलावा आपके 51,665 केसेस रिलेटेड टू एट्रोसिटी अगेंस्ट एससी वर रजिस्टर अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में, इतने केसेस टोटल रजिस्टर किए। आप सोच सकते हैं कितने थाउजेंड केसेस है, 51,000 से भी अबव केसेस है। मध्य प्रदेश ने सेकंड रिकॉर्ड किया है जिसमें आपका 30.61% ऑफ द केसेस हैं, जिसमें से जो ये केस है इनका 30% है वो मध्य प्रदेश के पास है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, देखो इसमें यहाँ पे लिख रखा है, पहला आपका क्या है, पहला आपका आता है यूपी, फिर आपका आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखो यूपी में आपकी टोटल 23% है, राजस्थान में 16% है, मध्य प्रदेश में 15 है, फिर बिहार आता है। ठीक है, और ये आपका रेशो दिया गया है कि ये कहीं भी आपके प्रीलिम्स में वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है, अदरवाइज इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपके लिए डेटा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इतने केसेस है। ये आपका एक प्रीलिम्स का 2019 में केस आया हुआ है कि कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है, आपके ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग भी डिक्लेयर नल एंड वोइड, कौन से शेड्यूल के अंदर हम उसको नल एंड वोइड डिक्लेयर कर सकते हैं आपके। ठीक है, ये आप आंसर करके बताना मुझे कमेंट में। जिन्होंने आंसर देख लिया वो भी एटलीस्ट कमेंट करके इसका आंसर डील करें। ठीक है, उसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। इसमें क्या है आपका, अपकमिंग रिवीजन ऑफ इंडिया जीडीपी सीरीज proposing 2020-21 as the new base year while considering the US use of GST data for estimate value addition। तो इसमें क्या बात कर रहा है कि अभी हमारा बेस ईयर क्या चलता है, हम किसको बेस ईयर 2011 एंड 12 को हम बेस ईयर लेके चलते हैं आपके जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो आपके 4 फैक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं ना, जैसे लैंड लेबर और आपका रेंट वेजेस जो होता है ना, ये आपके 4 फैक्टर्स होते हैं, आप इसको स्टैटिक में देख सकते हैं। उन फैक्टर्स का कितना आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर बन रहा है वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है ना। जीएनपी में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो आप ले रहे हो और जो आप दे रहे हो उसको आप माइनस प्लस करके जो आपका नेट
आपके उस एरिया का होता है, उसको बोलते हैं हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या, जीडीपी का हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें पता है फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, ठीक है। तो हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो अपनी टेरिटरी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का जो हमारा मेथड है वो किसने आपका एनएसओ देता है। 2011-12 इसका बेस ईयर है। तो उसी को इन्होंने 2020-21 की बात कर रहा है, ठीक है। अभी देखो जब आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ क्रूशियल मेजर ऑफ अ कंट्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होता है किसी भी कंट्री के लिए, इकोनॉमिक साइज एंड सर्व एज अ universal benchmark for the comparing economics indicator across different region। जैसे आपको कंपेयर करना है इंडिया का यूएसए की इकोनॉमी के साथ, या आपको किसी और इकोनॉमी के साथ आपको कंपेयर करना है अगर इंडिया का, कि इंडिया की कितनी ग्रोथ हुई है, तो आप क्या मेजर करोगे, आप जीडीपी से मेजर करोगे। तो जीडीपी क्या करता है, कंपेयरिंग मेथड है, यूनिवर्सल कंपेयरिंग मेथड है, जो दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा रियल जीडीपी क्या शो करता है, रियल जीडीपी में आपकी इन्फ्लेशन नहीं आती है। नॉमिनल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी होती है। आप इसको स्टैटिक में अच्छे से कवर करोगे इकोनॉमिक्स में, जो आपकी रियल जीडीपी होती है उसमें इन्फ्लेशन नहीं आती। अगर इन्फ्लेशन नहीं आती है तो वो आपका रियल पर्सपेक्टिव बताती है कि जीडीपी ने कितना, आपकी जीडीपी ग्रो हुई है। अगर आपकी इन्फ्लेशन जैसे नॉमिनल में ऐड हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी बहुत ज्यादा आपकी जीडीपी ग्रोथ शो करेगी, लेकिन एक्चुअल में जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म होगा वो उतनी नहीं होगी। आप ये स्टैटिक से पढ़ के इसको रिलेट करें कि कैसे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंट है, और कमेंट करके बताएं कि कैसे नॉमिनल और रियल जीडीपी एक दूसरे से डिफरेंस है, ठीक है। तो रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर प्राइस चेंजिंग इज ऑफन preferred for accurate economic assessment. It is calculated based on data sets related to output, prices and employment, ठीक है। बेस ईयर रिवीजन की बात कर रहे हैं। बेस ईयर हमारा क्या है, 2011-12, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से सुने कि 11-12 आपका क्या है, बेस ईयर है किसके उसको क्या बोल रहे हैं कि अभी प्रपोजिंग आया कि 2021 उसको न्यू बेस ईयर बनाओ, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका इसमें कि जो आपका बेस ईयर है उसका जो डेटा है वो कौन देता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस एनएसओ देता है। प्लान्स टू यूज goods and services tax data to estimate value addition, replacing the previous ministry of corporate affairs database for the प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है उसने क्या बोला है कि जो जीएसटी डेटा एस्टिमेट है उसमें जो वैल्यू एडिशन होगी, आपकी रिप्लेसिंग होगी ना प्रीवियस का जो इसका डेटा था, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट मतलब सबका ऐड करके देता है। आपका जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है ना वो सबका ऐड करके देता है, जो प्रीवियस होता है न्यू एडिट होता है, यानी जो भी फुल फ्लेज्ड जो डेटा होता है वो देता है आपका एनएसओ कंपेयर करके 2011-12 से, है ना। इसको चेंज करने की क्या बात करें कि आपका जो 11-12 का बेस ईयर है अब हम उसको 2021 ले लेते हैं, ये हमारी न्यूज है, ठीक है। Latest revision for 11-12 base year, while the annual survey of industries ASI was previously the main source for estimation of manufacturing value addition। देखो यहाँ पे अब दो संस्थाएं आ गई, एक आपकी एनएसओ है। एनएसओ क्या कर रही है, आपका डेटाबेस आपको दे रही है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्या है आपका एनुअल सर्वे ऑफ आपका इंडस्ट्रीज है, ये क्या बोल रहे हैं, ये भी आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है वैल्यू ऐड करके, ठीक है। जो आपका एनएसओ था इसमें क्या क्या था, आपका गुड्स जीएसटी था आपका, ठीक है। उसमें जो वैल्यू ऐड हुई है, जो रिप्लेस हुई है, जो प्रीवियस से जो भी चेंज हुई है, वो सारा डेटा दे रहा है एनएसओ। लेकिन आपका एएसआई क्या कर रहा है, आपका एएसआई है वो मेन सोर्स से वैल्यू ऐड करके आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों ही संस्था आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं जो आपका बेस ईयर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द वैल्यूज एडिशन बियॉन्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस कैप्चरिंग देयर रैपिडली ग्रोथ पीएससी बेटर, ठीक है। डिफेंस ऑफ द न्यू एस्टिमेट, एनएसओ डिफेंड इट्स न्यू एस्टिमेट बाय द claiming that they utilize a more extensive database and improve estimate। अब क्या बोल रहे हैं कि एनएसओ है वो आपका ज्यादा क्लियर और आपको सही डेटा देता है रादर देन एएसआई, ठीक है। जो आपका एनएसओ है इनके बीच में एक वो है, ठीक है। इनके बीच में जो आपने डेटा दिया है उसमें गैप भी आया है कि आपका जो आपका एनएसओ है उसने जो डेटा दिया है वो 6.2% है, लेकिन आपका जो एएसआई ने दिया वो 33.2% है अकॉर्डिंग टू एएसआई। तो आप देख रहे हो कि इनके डेटा में कितनी वेरिएशन है। ये हमारे लिए कंसर्न का इशू है कि हम दोनों को कोलैबोरेट करके काम नहीं करवा सकते। मतलब देखो एनएसओ क्या है, आपका डेटा निकालता है कि आपकी कितनी जीडीपी ग्रो हुई है, ठीक है। एएसआई भी यही कर रहा है, वो भी आपकी डेटा निकाल रहा है कि कितनी जीडीपी ग्रो हुई है। लेकिन इन दोनों के डेटा में आप डिफरेंस देख सकते हो कि इसने 6.2 बताया कि आपका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 6.2% है। लेकिन आपके जो 3.2% किसने बताया, एएसआई। तो ये जो इंडिकेटर्स है इनका जो एस्टिमेट है ना
वो आपका क्या कर रहा है, आपके मतलब एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए कंसर्न है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों जो संस्थाएं हैं उनको कोलैबोरेट करके उनके जो फैक्टर्स हैं उनको प्रॉपर देखना चाहिए कि कैसे हम किस फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे वैल्यू एडिशन है, आपका प्रीवियस क्या डेटा रहा है, आपका प्रेजेंट जीडीपी का क्या डेटा है, तो उसको हम कोलैबोरेट करके अच्छे से चेक कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि आपकी जो दोनों संस्थाएं हैं, ठीक है, वो अपना डेटा रिलीज कर रही है, तो वहां पे क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जा रही है ना। तो यहाँ पे हमें क्लियर डिमार्केशन नहीं मिल रही कि किस संस्था के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारी जो जीडीपी आ सकती है वो फॉल्स जीडीपी आ सकती है, या वो जो ट्रू फॉर्म ऑफ जीडीपी है वो नहीं आएगी। तो हमें क्या है कि इनकी जो डेटा आएगी वो ट्रू फैक्ट्स बेसिस पे आनी चाहिए, कि जो आपकी डेटा आ रही है वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। ये इसी में यही बोल रहा है कि आपके जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, ठीक है, जो आप किस बेसिस पे आप डेटा लेके आ रहे हो, चाहे आपका एएसआई हो चाहे आपका एनएसओ, किस बेसिस पे डेटा लेके आ रहे हो। दूसरा क्रॉस वैलिडेशन होना चाहिए, क्रॉस वैलिडेशन मतलब क्रॉस चेक होना चाहिए कि जो आपका एनएसओ लेके आया है और आपका एएसआई लेके आया है, उनका क्रॉस वैलिडेशन होना चाहिए भी आप किस फैक्टर पे लेके आए हो, आप किस फैक्टर पे लेके आए हो। अगर वो दोनों मिलके काम कर रही हैं तो ठीक है। आपके इसी से रिलेटेड था, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, इस आर्टिकल में इतना ही बोला गया है कि आपका बेस ईयर 2021 करो, ठीक है। आपका एनएसओ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 2011-12 बेस ईयर के ऊपर आपका जीडीपी का एस्टिमेट देता है। एएसआई भी आपका ऐसा ही करता है कि वो भी एस्टिमेट देता है, बट इन दोनों के एस्टिमेट में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, कोलैबोरेट करेंगे तो इनके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इनके बीच में। और ये एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके बीच में किस फैक्टर हैं, जो कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये एक दूसरे पे मैच कर रहे हैं या अलग हैं, तो फैक्टर्स भी हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए, ताकि हमारे आगे ट्रू फॉर्म ऑफ जीडीपी की जो डेटा है, जो ग्रोथ है वो आए, है ना, जो एनुअल ग्रोथ है वो आए। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द ईयर 2015, आफ्टर द ईयर मतलब 2015 से पहले कौन सी आपके मेथड यूज किए गए थे ग्रोथ के लिए, 2015 के बाद कौन से है ना आपके, इसके लिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंडियन पॉलिटी जुडिशरी से आर्टिकल है, हम इसको 2-3 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं इसको आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ। इसके अंदर क्या है आपका, जुडिशरी इंडिपेंडेंसी इन इंडिया क्रिटिक्स कोलिजियम, कोलिजियम के ऊपर बेसिकली इसमें है कि कैसे कोलिजियम की ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो। देखो इसमें आपके सारे स्टैटिक से रिलेटेड पोर्शन आया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है हार्मोनी, आपकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन बॉडी है, तीनों के बीच क्या होनी चाहिए, आपकी हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, जुडिशरी टू फंक्शन इफेक्टिवली, जुडिशरी फंक्शन करे, हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करना है, ठीक है। बैलेंसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड डिपेंडेंसी, आपके एस के कपड़िया जो आपके वो हैं चीफ चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या बोला था कि हमें जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इंश्योर करके चलनी चाहिए। जैसे आपका कोलिजियम है, कोलिजियम में क्या होता है आपका कि 4 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं और तब कोर्ट बनाता है ना। तो ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंसी होती है, इससे क्या होता है, ट्रू फॉर्म आती है। तो इसमें बेसिकली आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो इनके 3 के रोल दे रखे हैं कि एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, इंप्लीमेंटेशन लो हो गया आपका, लेजिस्लेटिव का पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली हो गया, जुडिशरी का क्या होगा, गार्डियन और फंडामेंटल राइट्स हो गए ना आपके। फिर उसके बाद जुडिशियल अथॉरिटी एंड क्रिटिसिज्म में क्या है कि कैसे इनके इंटरप्ट होते हैं एक दूसरे के अंदर, क्लैरिटी नहीं है प्रॉपर, है ना, उसके रिगार्डिंग में आगे। फिर कोलिजियम सिस्टम के बारे में बता रखा है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग लीडिंग टू द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कैसे उसने जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, ठीक है। ये उसके नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में कुछ बता रहा है कि नीड टू रिफॉर्म है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बस आपके लिए कि यूनियन लॉ मिनिस्टर है, उसने क्या बोला था, रिप्लेस करो कॉलेजियम को, मतलब ये आप ये रिकमेंडेशन दे सकते हो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसमें क्या बोल रहा था कि आपके आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और चीफ जस्टिस, इन सबको आप मिला के फिर एक ऐसी संस्था बनाओ, ठीक है, और वो अपॉइंटमेंट करे। ये आपका 2019 का एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है, आप इसको कमेंट करके आंसर दें। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है तिरुपति बालाजी टेम्पल के बारे में। इस टेम्पल में बेसिकली लड्डू जो भोग लगता है उसमें एनिमल फैट मिला है, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज में आया हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है वो हिंदू टेम्पल है, आपके चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे, तिरुमल्ला एट तिरुपति इन चित्तौड़, तिरुपति चित्तौड़ में आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। 853 अबो सी लेवल से है, वेंकटा हिल्स पे है ये, और आपके विष्णु इनकारनेशन को डिवोट करते हैं ना, कि जैसे शैविज्म है कि विष्णुआइट है ना, तो विष्णु जी के उसमें
इसके जो होली स्क्रिप्चर सच एज गरुड़ा पुराण, ब्रह्मा पुराण एंड मैनी अदर्स में इनका मेंशन है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है कि पल्लवा जो डायनेस्टी है ना, उन्होंने इसकी रूट बनाई थी, बट उसके बाद बहुत सारी लगातार जैसे चोला डायनेस्टी ने रिप्लेस करा, क्रूशियल रोल इसमें प्ले करा। फिर आपके विजयनगर एम्पायर हो गया ना, फेमस सेंट रामानुजन प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द रिवीलिंग द टेम्पल। ठीक है, रामानुजन भी इनसे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपकी आर्किटेक्ट में है कि ये द्राविडियन उस पे है, 300 एडी में इसको बनाया गया था ना, स्टार्ट किया गया था। थ्री एंट्रेंस है इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी कुछ गोपुरम है, ये आप एक बार इसको गो थ्रू के देख सकते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके आर्किटेक्ट के, है ना। उसके बाद हमारा एडिटोरियल हो जाता है। हमारा एडिटोरियल आपके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। इसका मैं आपको ब्रीफली दे देती हूँ आइडिया। आप एक बार अपने बिहाफ में इस आर्टिकल को गो थ्रू करना, क्योंकि इस आर्टिकल में आपको एक रियल इमेज मिलेगी कि इंडिया का स्टांस क्या होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बेसिकली आपके दो क्वेश्चन है, एक बार आप इनको रीड आउट करें। Discuss the importance of national security strategy for India in the context of current geopolitical challenges of the economic ambitions. How should India balance secrecy, defense, and prioritizations and economic reliance in crafting such a strategy? देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आपके ना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में क्या बात कर रहा है कि कैसे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है आपके। देखो अभी हाल फिलहाल में क्या सिनेरियो बन रहे हैं आपके, इसराइल और गाजा में गाजा जो आपकी स्ट्रिप है वहां पे आप कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हो, पैलेस्टीन के साथ वॉर देख रहे हो, यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हो, चाइना का आपने इंडिया को चारों तरफ से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप एक कोल्ड वॉर एरा देख रहे हो, है ना, जिसमें सब एक दूसरे की तरफ, जैसे नाटो की तरफ रशिया का आप एंगेजमेंट देख सकते हो ना। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया क्या स्टांस ले। आपने पहले कुछ टाइम में ये देखा कि इंडिया अब्सटेन कर रहा है श्रीलंका के जो ह्यूमन राइट वोलेशन है वहां पे आपकी यूएन काउंसिल असेंबली में। आपने अभी रिसेंटली, हमने कल परसों न्यूज में पढ़ा कि इसराइल के आगे इसराइल और पैलेस्टीन में वोटिंग देने से इंडिया अब्सटेन कर गया। रशिया और यूक्रेन में आप न्यूज में सुन रहे हो। तो ऐसे सिनेरियो में इंडिया का क्या स्ट्रेटजी हो, इंडिया डील करे ऐसे रिलेशनशिप को। तो देखो, द नीडेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज बैक इन पब्लिक डिस्क्लोजर ड्यू टू इंडियाज इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट अराइज हो रहा है जहां पे इंडिया को क्या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे चाइना आर स्ट्रेंथिंग, चाइना क्या हो रहा है, स्ट्रेंथिंग कर रहा है अपने आप को चारों तरफ से। यूएसए आर स्टिल अनसर्टेन, यूएसए की कोई अभी तक पहलू नहीं है कि इस साइड है कि उस साइड है, यूएसए अनसर्टेन है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैंने बताया ना, यूक्रेन गाजा का आपके ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर वो चल रहा है। इंडिया का एम्बिशन हमें 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, लेकिन हमारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो हमें कैसे इसको टैकल करना पड़ेगा ना। देखो, नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन बता रखी है इसने, नेशनल सिक्योरिटी वेरीज बेस्ड ऑन द टाइम एंड द स्टेट इन द क्वेश्चंस। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि टाइम टू टाइम क्या हम मेजर्स ले सकते हैं अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे वो आपके डिफेंस सिस्टम में हो, है ना। तो हमारी सिक्योरिटी के लिए हम इन क्राइटेरिया में क्या क्या स्टांस ले सकते हैं, मतलब स्टेप्स ले सकते हैं। यूएसए इन वंस मीन्ट अ यूनियन ऑफ वैल्यूज एंड नेशनल इंटरेस्ट। कैसे हम नेशनल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बोल रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट आउटलाइन ऑब्जेक्टिविटी फॉर पावर प्रोजेक्शन बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। कैसे हम दोनों वे में, आपके डोमेस्टिक वे में भी और आपके इंटरनेशनल वे में भी क्या बन सकते हैं, पावरफुल कंट्री बन सकते हैं। ठीक है, देखो इंडिया की नीड्स है आपको एन एनएसएस यानी नेशनल आपकी स्टेट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कैसे है रिक्वायरमेंट, मैंने आपको सारे क्राइटेरियाज बताए। ठीक है, इंडिया क्या ले सकता है, देखो हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है कि डिफेंस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक नए क्राइटेरिया है, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है नेशनल स्ट्रेटजी की। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रिक्वायरमेंट है टॉप सीक्रेट प्रोसेस की, चैलेंजेस पोजेस बाय चाइना। ये इन सब रीजंस की वजह से इंडिया को रिक्वायरमेंट है किस चीज की, नेशनल स्ट्रेटेजिक आपकी सिक्योरिटी की। मल्टी अलाइंड हो गया, द क्वाड हो गया, ये सारे वो एरियाज दिए गए हैं जहां पे इंडिया एंगेज है, जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया आपका, है ना, आपके G20 हो गया, आपके और इनिशिएटिव है यहाँ पे इतने मेंशन नहीं है। ठीक है, क्या क्या चैलेंज है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है यूके और यूएसए के डॉक्यूमेंट के बीच में, आपके वोट्स चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैसेजिंग है। ठीक है,
देखो बेसिकली इसमें अगर बात की जाए तो हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए? हमारा फोकस एरिया होना चाहिए टू स्टेट सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है? दो स्टेट के बीच में सॉल्यूशन हो प्रॉपर। सेकंड हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? हमें अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चीजों को करना है। थर्ड हमारा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, ठीक है? हमने परसों परले दिन एक आर्टिकल आया था, उसमें हमने बात की थी किस चीज की? ऐसे सॉल्यूशंस की जिसमें ह्यूमैनिटी को हमने रखा है, ठीक है? हमारे एथिकल्स डायलेमा को हमने रखा है, ठीक है? हमारे खुद के इंपॉर्टेंस को हम देखते हुए अब इंडिया नेम नैम जो हमारी पॉलिसी थी उसके बजाय हम डाइवर्स एरिया में, जैसे अफगानिस्तान में अगर दूसरी गवर्नमेंट आई है, तालिबान आई, तो हम उसके साथ कैसे कोलैबोरेट करें? यूएसए का और चाइना के साथ हमारे इकोनॉमिकल रिलेशनशिप कैसे बेटर रहे? जियोपॉलिटिकल अगर थोड़ा डिस्टर्ब है तो हम इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को कैसे एस्टेब्लिश रखें जैसे चाइना के साथ? तो हमारे इन पे फोकस है। एक बार ये आपने से गो थ्रू होके इस आर्टिकल को मीट करना, ठीक है? आज के आर्टिकल में आज के जो एडिटोरियल है उसमें इतना ही डिस्कशन था। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल 24 सितंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ।